हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिकल सर्वे का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आएगा। और ये हमारे पास इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास वाला जो चैप्टर था, तो शिक्षा और कौशल हम लोग कर चुके हैं। स्वास्थ्य अब हम लोग करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा दोस्तों, और साथ ही साथ आप लोग जो है इसको अपडेट भी कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा है। बिना किसी लाग लपेट के हम लोग कहानी चालू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमारे पास कब आई है सर? 2017 में आई है। तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके लिए हमने टेलीमेडिसिन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, हब एंड स्कोप मॉडल हो गया, इन सबको बनाने का हम लोगों ने काम किया है। तो हमारे यहाँ पर हेल्थ सेंटर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, सब सेंटर से, कम्युनिटी जो हमारे पास हेल्थ सेंटर से, सिविल हॉस्पिटल से, जिला हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, ऐसे करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल हम लोग करने का काम करते हैं। तो अलग अलग टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य अधोसंरचना में। तो स्वास्थ्य अधोसंरचना की बात करें, यदि हेल्थ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान की मध्य प्रदेश में कुल मिला के 10,111 उप स्वास्थ्य केंद्र है। सब हेल्थ सेंटर हमारे पास में आएगा। 1415 प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने पास आ जाएंगे और 353 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएंगे, 135 सिविल हॉस्पिटल आ जाएंगे और 52 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को ये वाला डाटा अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। और अगर प्री में नहीं याद रख सकते तो उतना लोड मत लीजिएगा प्री के लिए। अगले की बात करते हैं। अगला कौन सा फैक्ट है सर? हमारे यहाँ पर एमपी में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 2011 में आया था, 6/5/2011 को। आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगला देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, एमपी में 13 हमारे पास गवर्नमेंट चिकित्सा महाविद्यालय, जिनमें से निजी क्षेत्र के 5 महाविद्यालय आएगा। लेकिन हमारे काम का तो केवल यह है कि एक हमारे पास डेंटल हॉस्पिटल जो है, डेंटल हमारे पास में महाविद्यालय देखने को मिलेगा, वो इंदौर में देखने को मिलेगा। सर यही फैक्ट क्यों काम का है? क्योंकि एक है तो आने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी निजी क्षेत्र के आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। बात करते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। और यदि हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो आयुष्मान भारत के बारे में भी बात करेंगे। तो जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात करता, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आयुष्मान भारत योजना के 4 प्रमुख स्तंभ प्रभावी तौर पर हमारे यहाँ क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो बात करें सबसे पहले की, तो आरोग्यम केंद्र हमने बनाने का काम किया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने बनाए हैं आरोग्यम में। तो आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों बनाया? ताकि हम क्वालिटी वाला हेल्थ सर्विसेज देने का काम करें। प्राइमरी सेंटर, सब सेंटर्स और हेल्थ सेंटर्स यहां पर हम लोगों ने बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में इन केंद्रों को हम लोग आरोग्यम केंद्र के नाम से जानते हैं। बाकी आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, कितने हैं, कितने नहीं है, कितने लोगों को मिला है। बात करते हैं सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्या है सर? आयुष्मान भारत योजना की बात करें। दूसरा इसमें क्या आता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्यम योजना। तो एबीपीएमजे मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी इस योजना के अंतर्गत 350 करोड़ हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड हम लोग प्रदान कर चुके हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना। बात करें अगर आयुष्मान भारत की, तो डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जो अपने पास में हेल्थ अकाउंट बनाने का काम किया। बस आप इतना याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी इसका एक सब पार्ट के तौर पर चल रहा है। चौथा आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये भी आपके काम का है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो डाटा है, ये भी आपको काम के देखने को मिलेगा। बाकी ये सब जो डिटेल दे रखी है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आपको काम नहीं आएगा। बात करते हैं आगे, सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता की बात करें, तो हमने सार्वजनिक और निजी सहभागिता के मॉडल के तहत ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन सेवा, विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा, डायलिसिस सेवा, सिटी स्कैन हो गया, जननी एक्सप्रेस हो गया, संजीवनी 108 नेशनल एम्बुलेंस वगैरह हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सर टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? तो आप ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हो, अपनी जो है इलाज वगैरह करवाने का काम कर सकते हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से करवाओ या किसी और के माध्यम से करवाओ। तो हमने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज जिलों में ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से जो हितग्राही है उनको टेलीमेडिसिन सर्विसेज के तहत हब एंड स्कोप मॉडल प्रदान करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम ई संजीवनी के माध्यम से सारा काम करने का काम कर रहे हैं। ये आपको दूसरी बात याद रखनी है। बाकी इनमें डाटा कितना है वो याद नहीं रखना है। अगला आता है विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सर्विसेज हम लोग देने का काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि आप जो है घर बैठे ही अपनी सेवाएं लेने का काम कर सकते हो हेल्थ से रिलेटेड। आगे बात करते हैं डायलिसिस सेवा हम लोग देने का काम कर रहे हैं सर्विस में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, निःशुल्क जांच परीक्षण होती है, वेटलीज मॉडल लागू किए,
सिटी स्कैन हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये आपके संजीवनी 108 नेशनल एम्बुलेंस हम लागू करे हुए हैं, जननी एक्सप्रेस सेवा हम लोग लागू करें। तो एमपी में अभी तक कुल मिला के आपके पास 1050 जननी एम्बुलेंस वाहन संचालित किए जा रहे हैं। अब यहां से आपके डाटा एक्चुअल में काम का आएगा, वो तो बस नाम लिख के आप छोड़ देना। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट नंबर 7 जो आपका पार्ट है, इकोनॉमी जो आपका पार्ट है, वहां हर जगह ये कवर करने का काम कर रहा है। तो पहली बात तो जो हमारे पास SRS रिपोर्ट जो है हमारे पास में, राष्ट्रीय जो है अपने पास में, इसका नाम भूल रहा हूं अभी, जब मैं आपको पूरा एक रिपोर्ट बनाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर में ये वाली SRS रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है, तो मैं भूल रहा हूं अभी इस रिपोर्ट का नाम जो है स्वास्थ्य, नहीं याद नहीं आ रहा, चलो जाने दो, जब याद आएगा तब बताऊंगा। SRS के विशेष बुलेटिन नंबर 2022 के अनुसार 2018 से 20 के दौरान एमपी में जो मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात जो है प्रति 1 लाख की बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो हमारे पास MMR, आई थिंक मैं जहां तक सही बोल रहा हूं, MMR बोलते हैं इंग्लिश में, मातृ मृत्यु दर जो है वो प्रति 1 लाख जीवित जनों पर 173 है। तो आपको तो केवल कीवर्ड इतना ध्यान रखना है फिलहाल के तौर पे, जो हमारे पास में स्वास्थ्य सूचक दे रखे हैं उसमें मातृ मृत्यु दर कितना है सर, तो 173 है। कितने पर निकाला जाता है, 1 लाख पर निकाला जाता है। बात कर लेते हैं आगे। तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर आधारित हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यूनिट नंबर 7 के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है। अच्छा, हो सकता हो कि इकोनॉमिकल सर्वे की ये क्लास उन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद ना आए जिन बच्चों को ये नहीं पता टेलीमेडिसिन क्या होता है, मातृ मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं वो सब चीजें बताने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम खा जाएगा, जो कि मेन इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ना कैसे वो चीज काम की तो छूट ही जाएगी आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको फिर बेसिक आपका परीक्षाधाम से क्लियर होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जांच प्रसव पूर्व देने का काम कर रहे हैं, एनीमिया की रोकथाम के लिए हम उपचार करने का काम कर रहे हैं, और मातृ और शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो खैर इतना काम करिए। यहां आपके काम की चीज निकल के आती है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को हमको क्या करना है, मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए अनमोल ऐप बनाया हुआ है। तो भाई गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करने के लिए हमने अनमोल ऐप बना रखा है, और अपने यहाँ का जो डिपार्टमेंट है एमपी का, उसने इस एप्लीकेशन को और संशोधित करके एमपी अनमोल ऐप बना दिया। एमपी बहुत आगे इन सब मामलों में, पहले नंबर पर, ताकि वो जो है उनकी सहायता के लिए जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग की जा सके, ताकि पता रहे बार बार अगर इस पे पंजीकृत हो गया, इस पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया। तो गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता, दैट मींस एनीमिया की बात करें, अगर जो प्रेगनेंसी वाली वुमन है उनमें एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग जो है इंजेक्शन देने का काम कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच करने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ में उनको जो डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो सर यहां से हमने क्या काम किया है, तो इन लोगों की हम लोग ट्रैकिंग करने का काम कर रहे हैं। किसके माध्यम से, सुमन पोर्टल एंड हेल्प डेस्क के माध्यम से। तो जो भी एनीमिक महिलाएं हैं, ये मुझसे छूट गया हाईलाइट करवाना, तो मैं भूल गया थोड़ा सा, एनीमिक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी आरसीएच पोर्टल एवं सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से ट्रैकिंग और निगरानी की जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एनीमिया से हम लोग क्या कर सकेंगे, बाहर निकाल सकेंगे। अगला आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रसव केंद्रों को मजबूत करने के लिए हमने डिलीवरी पॉइंट्स बनाने के काम किए हैं। तो ये तो उतना काम का नहीं है। खैर आगे बात करें, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम किया, तो वो भी उतना काम का नहीं है। गुणवत्ता आश्वासन या क्वालिटी एश्योरेंस जो अपने पास इंडियन गवर्नमेंट है, उसने जो कायाकल्प और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन NQS मानक विकसित, जो मानक मानदंड अनुरूप विकसित किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी आपके उतना ज्यादा काम करें। हाँ भैया, ये अब आपकी चीजें काम की निकल के आ रही है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का, इसको स्टार कर लीजिएगा। सर क्या है, मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसको स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। मातृत्व सहायता सुरक्षा योजना के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बात करें जननी सुरक्षा कार्यक्रम और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो पहली बात तो आपके यूनिट नंबर 7 में जो परीक्षा धाम है, वहां से आप जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा कार्यक्रम का ईयर अच्छे से याद रख के जाएंगे, जिसमें हमने 6.86 लाख 6.86 लाख जो हितग्राही है उनको माह अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक लाभान्वित किया गया है। इस योजनाओं का जो भुगतान है वो हितग्राहियों को आरसीएच पोर्टल में ई वित्त के माध्यम से कर दिया जाता है। इसके लिए हमने सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया, और साथ ही साथ जो है सुमन हेल्प डेस्क का भी प्रारंभ करने का काम किया, जो कि हमने ऊपर भी देखा है। बात करते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत 2.91 लाख लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया है। ये भी आपके फैक्ट काम का जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आप जो है यहां आपके काम का आएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये तो उतना काम का नहीं है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो है महिलाओं को ओरल पिल्स जो है छाया के नाम से और ओरल पिल्स माला एन के नाम से दवाएं वितरण की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिलाओं के लिए, तो ये आपके बहुत काम की चीज है, ये बहुत ही ज्यादा आपके काम का है। शिशु स्वास्थ्य, प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR, तो दोस्तों मैंने जो बताया था MMR वो सही था, IMR शिशु मृत्यु दर की बात करें तो जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2005-6 में हुआ था वो, उसमें हमने 70 से घटाकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में हम जाते हैं तो 2019 में 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म पर लेके आ गए। तो हमारे यहाँ वर्तमान में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग शिशु मृत्यु दर कितना है तो 41.3%, तो ये ध्यान रखना, जो कि पहले कितना था, तीसरे पे 70 हुआ करता था, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगला है शिशु चिकित्सा इकाइयों की बात करें अगर, तो शिशु चिकित्सा इकाइयों में जो है अपने पास अगला फैक्ट है, ये यहां से काम आएगा। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रदेश ने कुछ चिन्हित संस्थाओं में नियोनेटल हाई डिस्पेंसरी यूनिट बनाने की बात की है, तो ये भी उतना काम का नहीं है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम में एक डाटा काम का यहां आएगा वो, देखिए जरा बाल टीकाकरण की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है निरंतर अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही है और अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक हमने HMI रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण टीकाकरण का आनुपातिक उपलब्धि 93%, तो बच्चों में पूर्ण टीकाकरण 93% है, आपको ये कीवर्ड याद रखने की जरूरत है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अगर आपको परीक्षा में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, वैसे तो परीक्षा में मिल जाएगा यूनिट नंबर 7 पे। ये कब चलाया गया है, किस लिए चलाया गया, ये आपको काम की चीज है। जो भी अब योजना बनाऊंगा ये सारी योजना आप टेबल के फॉर्म में एक जगह लिख लीजिएगा और उन टेबल के ईयर और उनके काम रट लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि मेंस में भी आ चुका है, RBS के जो है, ये हमने क्या करा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो बाल हृदय उपचार योजना उसका क्रियान्वयन 2013 से 14 से कर रहे हैं। हालांकि बाल हृदय उपचार योजना मध्य प्रदेश में 2011-12 में चालू की है और हम लोग उसको एग्जीक्यूशन 2013-14 में की है। तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमने मोबाइल हेल्थ द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है जन्म लेने वाले बच्चों को ट्रैकिंग करने का काम किया, जिसमें हम 4 प्रकार की बीमारी 4D सिंड्रोम की बात करें, डिफेक्ट एट बर्थ मतलब जन्म के समय कोई समस्या हो, डिफिशियंसी मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, चाइल्डहुड डिसीज या डेवलपमेंट जो है डिलेस एंड डिसेबिलिटीज, ये 4 प्रकार के परीक्षण और उपचार करने का काम करते हैं। ये बातें पता है किन बच्चों को समझ में आएगी, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, जिन बच्चों ने पहले से ये वाली योजना पढ़ रखी होगी, और अगर आपको ये नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैंने इसका चार्ट बना के रखा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी PDF भी रखी हुई है। लेकिन ध्यान देना पहले आप मेहनत कर लेना और ये बात आपको 15 तारीख को ही मिलेगी क्योंकि मैं उधर फ्री हो पाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े अगर, तो अगला हमारे पास में शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए बहुत काम का डाटा, बहुत ही ज्यादा काम का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम की बात करें तो एनीमिया और बच्चों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए डिपार्टमेंट क्या करने का काम कर रहा है, तो बहुत सारे काम कर रहा है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह चला रहा है। लेकिन यहां देखिएगा भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि 19 से 21 के बीच में, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की दर 2005-6 में 12.6% थी, जो कि डिक्रीज होकर कम होकर के 6.5% रह गई है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है। अगर बात करें बाल मृत्यु दर जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात की, फिर बात करा बाल मृत्यु दर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 जो था हमारे पास 2005-6 में 90 प्रति हजार जीवित जन्म लेने पर, तो जो बाल मृत्यु दर था वो 94 था, 1000 के ऊपर 94 था, कितने 1000 के ऊपर 1000 जीवित जन्म के बच्चे लेने पर 94 मर जाते थे गांव की भाषा में अगर बात करें तो ये डिक्रीज होकर के 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म हो गया, ध्यान रखना। इसका मतलब यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो बाल मृत्यु दर है वो 1000 पर कितना है 49.2। हम गांव की भाषा में बात करें तो 1000 पर जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चे उसमें से 49 जो है उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से डेथ हो जाती है, जबकि जो 5 साल से कम बच्चे उनके लिए ये 2005-6 में 12.6% था, जो कि कम होकर 6.5% हो गया है। ये बात अच्छे से याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना, स्वास्थ्य सूचक हमारे सिलेबस का पार्ट है। बात करते हैं दस्तक अभियान, तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें बाल मृत्यु दर को थोड़ा कम करने के लिए, उनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए हमने दस्तक अभियान चालू किया था।
बात करते हैं आगे, बाल कुपोषण उपचार रणनीति हम लोग लेके आए ताकि कहीं ना कहीं बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सकेगा, ये ध्यान रखना। बात करते हैं एनीमिया मुक्त नीपी कार्यक्रम, इसको स्टार कर लीजिएगा। एनीमिया मुक्त जो हमारे पास नीपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा परीक्षा धाम में, और अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, साथ ही साथ एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम कल्याण विभाग इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलता है। अब आते हैं शहरी स्वास्थ्य के ऊपर, मतलब शहर में बीमारियां कितनी फैली है वो अपने को चेक करना है। तो जब हम शहरी स्वास्थ्य पर आएंगे दोस्तों, तो यहां हम बात करेंगे, तो इसमें शहरी स्वास्थ्य में जो जो योजनाओं के नाम बताऊंगा उन योजनाओं को आपको पढ़ लेना है। असंचारी रोग नियंत्रण रोकथाम कार्यक्रम जो चला रखे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें, हालांकि हमारे सिलेबस में कम्युनिकेबल डिसीज है। तो पहली बात करें आप राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको स्टार कर लीजिए, ये परीक्षा में मिल जाएगा, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ तो सब डाटा दे रखा है कि कितना कितना क्या चला है क्या नहीं चला है। दूसरा आपके पास में है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम, ये लास्ट ईयर आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना। और मेरी बात सुनना, ये सब मेंस में आएंगे, ये पक्की बात है। प्री में तो जोड़ी मिलाओ ईयर वगैरह पूछ लेगा बस, लेकिन मेंस में इनको डिटेल में पूछेगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग लेप्रोसी प्रोग्राम जो है, लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये मेंस में नहीं आएगा, हालांकि अगला हमारे पास में आता है राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ध्यान देना, आपकी परीक्षा में बहुत सारे दे रखे हैं, पर आपको पढ़ने कौन से ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित नियंत्रण कार्यक्रम, ये आपको पढ़ लेना है। और आप मेंस का सिलेबस उठा के देखना, इन सारों के नाम मिलेंगे आपको, ये सारे मिल जाएंगे आपको मेंस में। तो आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर आपके पास में अंधेपन की दर को कम करने की बात कर रहे हैं, 0.3%। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल वार्मिंग डे की बात करें तो नेशनल वार्मिंग डे आपको अच्छे से कर लेना है। और कोविड-19 के तहत जो हम लोगों ने पहली बार टीका लगाया था, तो उसमें 97% हमने टीका कर दिया, और दूसरी खुराक के तहत हमने 94% टीकाकरण करने का काम किया, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आगे, आयुष की बात करें तो आयुष के माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने बना के काम किया है, और इसके तहत 30 जनवरी 2019 तक भारत सरकार ने आयुष मिशन के तहत पूरे भारत में 12,500 कल्याण केंद्र बनाने की निर्णय लिया गया था। तो अपन भी बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से अगर अपन बात करें आयुष मंत्रालय के तहत 362 भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। बात करते हैं आयुष ग्राम की बात करें तो मध्य प्रदेश में आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम आज भी क्या है, कार्यरत है। 75 आयुष ग्राम आपके पास में आपको देखने को मिलेंगे कार्यरत। बात करते हैं वेद्य आपके द्वार, वेद्य आपके द्वार के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो वेद्य आपके द्वार जो है आयुष क्योर ऐप, आयुष टेलीमेडिसिन आज के दौर में काम कर रही है। इसके माध्यम से आपके घर बैठे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बीमारी वगैरह से रिलेटेड। नागरिक घर बैठे जो डॉक्टर है उनसे अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं आयुष केयर ऐप के माध्यम से। चिकित्सा विज्ञान के लिए इसको राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है आयुष क्योर ऐप को। ये बहुत काम की चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अगला है अति विशिष्ट पंचकर्म सुखाय केंद्र। ये पंचकर्म आपके सिलेबस का पार्ट है मेंस का। तो हमने आयुष विभाग के अंतर्गत बात करें मध्य प्रदेश सरकार के बारे में, ये मेंस का पार्ट है, ध्यान रखना। हाँ, तो आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग से पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल में स्टेट द आर्ट पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। ये आप स्टार कर लीजिए, ये आपके काम का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करें अगर तो अगले पे आते हैं हम, राज्य की प्रथम आयुर्वेदिक जो हमारे पास में आते हैं। आयुर्वेदिक की बात करें तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक उज्जैन कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। पहला मेडिकल कॉलेज है धन्वंतरी उज्जैन में, तो उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा इसको हमने रेफरल यूनिट के तौर पर अधिसूचित किया। आयुष मेले का हम आयोजन कर रहे हैं 25 दिसंबर 2022 को गुड गवर्नेंस के डे पे, तो वो तो उतना काम के नहीं है। आगे बात करें देवानंद योजना जो आयुष विभाग की है, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें इसका मेन उद्देश्य क्या, विशेष रूप से जनजातीय और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से आयुष औषधि उपयोग को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको आपको बस पढ़ पढ़ के क्या करना है, आगे निकलना है और इनके स्क्रीनशॉट ले लेके आपको सारे काम करना है। चलिए, तो स्वास्थ्य वाला भी चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे इसके बाद के, उनको बहुत शांति से अपने को पढ़ना है। सर ऐसा क्यों कि आपने ये 3 चैप्टर शुरुआत के जो है अभी लास्ट वाले, इनको थोड़ा जल्दी पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा है नहीं, और मैं आपको बहुत ज्यादा सिर खपाना नहीं चाहता इन सब चीजों पे, क्योंकि इसके बाद के जितने चैप्टर आने वाले हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। ये सीधा फैक्चुअल डाटा में क्या देवानंद योजना के बारे में जबरदस्ती रामायण गा के बैठू, लंबा लंबा चौड़ा बताऊं तो मतलब नहीं है।
तो ये अपने को ध्यान रखना है, आपका जन्म मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है, बाल मृत्यु दर कितना है, इसका सारा डाटा स्क्रीनशॉट लेके एक छोटे से पेज पे। अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक मैंने जो क्लास ली है उसने अपने सेल्फ के नोट्स बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, अपने नोट्स मुझे भेजिए, मैं आपको एक बेस्ट अवार्ड देने का काम करूंगा अगर आपने ये काम किया है, खुद से सेल्फ से बनाने का काम किया है तो। ये मेरा वादा है आपसे। और बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ सजेशन वगैरह हो तो वो भी बता दीजिएगा। इसके बाद की जो क्लासेस रहेगी वो स्लो मोशन में चलेगी, क्योंकि वो बहुत काम की रहेगी, जिसमें बहुत सारी चीजें मुझे आपको समझाना पड़ेगी। इसमें कोई समझाने जैसी बहुत सारी बातें नहीं थी, इसलिए हम इसको गो थ्रू होके निकल गए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।